तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं सूरज सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अकाउंट का हमारा तीसरा लेक्चर है और हम अकाउंट में आज सेक्शन सी में बचे हुए क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। इसको आज हम कंप्लीट करके जाएंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें। अगर आप हमने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो आप जाके वहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम आज यहाँ पे क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, ठीक है, वाजपेयी को मेहता का हिस्से का आधा भाग मिलेगा। वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ कितना है? 87,500 है। तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम की ज्ञात कीजिए या गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम ज्ञात करनी है, यानी कि हर एक साझेदार को कितना कितना लाभ मिलेगा, इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके ऊपर जो आपने सवाल किया था, चौथा सवाल, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हमको लाभ दिया हुआ था और हमको लाभ हानि का प्रमाण दिया हुआ था, तो हमने इस लाभ को इस लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको लाभ तो दिया हुआ है पर आपको लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है, पर उसके लिए आपको एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी क्लू की सहायता से आपको इन तीनों का लाभ हानि का प्रमाण निकालना है और फिर जो लाभ हानि का प्रमाण आएगा उसमें आपको 87,500 रुपये को बांट देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रिलेशन बनाना है कि किसका रिलेशन किसके साथ है, यानी कौन किसके ऊपर डिपेंड है। तो सवाल में बात करें तो यहाँ पर जो मेहता जी हैं, ठीक है, मेहता को पांडे से 4 गुना लाभ मिलेगा। इसका मतलब मेहता जो है वो पांडे के ऊपर डिपेंड है। तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि मेहता जो है वो पांडे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस तरफ एरो बनाया है, इसका मतलब हुआ कि मेहता का डिपेंडिंग किसकी तरफ है, पांडे जी की ओर, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि वाजपेयी को जो है वो मेहता के हिस्से का आधा भाग मिलेगा, यानी वाजपेयी जी जो है वो मेहता के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बन गया आपका, आप देखिए ध्यान से कि वाजपेयी जो है वो मेहता के ऊपर डिपेंड है और मेहता जी पांडे के ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर मुझे पांडे का भाग मिल जाए तो मुझे मेहता का भाग मिल जाएगा, और अगर मेहता का मिल जाए तो मुझे वाजपेयी का भाग भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए सवाल थोड़ा लिख कर रखा है। सवाल में हमको कुल लाभ दे चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले रिलेशन को लिख लेते हैं, जो रिलेशन हमने वहाँ बनाया। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेहता का जो लाभ है वो किसके ऊपर डिपेंड है, पांडे के ऊपर, ठीक है। फिर आपको आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो वाजपेयी हैं उनका लाभ किसके ऊपर डिपेंड है, मेहता के ऊपर। तो वाजपेयी का लाभ डिपेंड है मेहता के ऊपर। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन गया, यहाँ पर रिलेशन इस तरीके से बन गया, ठीक है। यानी हमको सबसे पहले अगर पांडे का लाभ चाहिए, अगर हमारे पास पांडे का लाभ मिल जाएगा हमको, तो हम इन दोनों का लाभ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पांडे का लाभ नहीं है तो हम उसको क्या कर लेंगे, आप ही बताएं। कोई चीज़ हमारे पास ना रहे तो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, पी का लाभ, ठीक है, कितना है, 1 है। थोड़ा ब्लरिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बाद में क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। कैमरा का थोड़ा फोकस यहाँ पे ऐसा ही है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है हमने पांडे का भाग मान लिया 1। क्यों माना, क्योंकि अगर हमें पांडे का भाग मिलेगा तो मेहता और वाजपेयी का भाग भी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो आपको मैं क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहूँगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहता का हिस्से का आधा भाग मिलेगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख ली है जिससे हम इसका रेशियो बना सके, ठीक है। तो जैसा लिखा है बस आपको करना वैसा ही है, कुछ सवाल में नहीं है। सवाल में जैसा बताया आपको वैसे ही करते जाना है। सवाल में लिखा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, यानी कि अगर आपको मेहता का लाभ चाहिए तो आपको पांडे के लाभ में 4 का गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि नहीं, पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो कि सवाल में क्या बोल रहा है, बस आपको वही करना है। सवाल में बोल रहा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना, ठीक है। तो मेहता का लाभ कैसे मिलेगा, पांडे में के लाभ में 4 का गुणा करने से। तो आपको पता है पांडे का लाभ हमने ऊपर माना कितना, 1, 4 का गुणा करोगे यानी मेहता का भाग कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा लिखा है वाजपेयी को मेहता का आधा भाग, ठीक है। तो वाजपेयी को, यानी कि वाजपेयी जो है उसको मेहता का आधा भाग, मतलब आधा को हम लिखते हैं 1/2 भाग मिलेगा। तो चलिए, हमारे पास मेहता का भाग ऊपर आ गया, ठीक है, कितना आ चुका है, 4। तो हम मेहता की जगह सिर्फ 4 लिख देंगे, गुणे में 1/2 का 1/2 रहेगा, 2 से कटेगा 2 बार, यानी कि वाजपेयी जी का कितना आ गया, 2 भाग आ गया। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने रिलेशन बनाया था उसका हमारा भाग आ चुका है, वाजपेयी, मेहता और पांडे का, ठीक है। तो देखना वाजपेयी का भाग कितना आया हुआ है, 2, ठीक है, मेहता का 4 और पांडे का 1। तो ये हमारा आ गया लाभ हानि का प्रमाण, ठीक है। तो सवाल में जो हमें नहीं दिया था हमारे पास आ चुका है, लाभ हानि का प्रमाण आ गया। हमारे पास लाभ दिया हुआ है वर्ष का, कितना दिया है,
87,500। तो हमें करना क्या है, हमें बस ये लाभ इन तीनों में बांट देना है। तो चलिए हम इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाजपेयी का निकालेंगे। ठीक है, वाजपेयी का लाभ मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, वी आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो यहाँ पर। 87,500 गुणे वाजपेयी का हिस्सा कितना है, 2 हिस्सा है। ठीक है, कितने में से, टोटल में से 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो आपको इस तरीके से वाजपेयी का मिलेगा। इसी तरीके से आपको मेहता का लाभ भी मिलेगा। सवाल में देखो, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल बहुत इजी सवाल है, बस आपको ये रिलेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, सवाल बहुत इजी बन जाएगा। आप इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो सवाल में आपकी कभी भी गलती होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पांडे जी का भी लिख देते हैं। 87,500 गुणे पांडे जी का भाग 1 है, टोटल में से 7। तो चलिए इनको हम सॉल्व करके लिख देते हैं, कितना कितना आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे कैलसी दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। 87,500 गुणे 2 डिवाइड बाई 7। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए 25,000 आ गया। उसी तरीके से मैं दूसरा भी कर देता हूँ। 87,500 गुणे 4 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये 50,000 आ गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पर 87,500 गुणे 1 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये 12,500 आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, टोटल जो हमारा 87,500 लाभ था उसको आपने बांट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप सवाल को बहुत ही ईजी बना सकते हो और उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। और आप इस तरीके से रेशियो बना के करेंगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आशा रखता हूँ आप ऐसे ही सवाल करोगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है, रिया, दिलीप और कीर्तन एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग तथा रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए पिछले सवाल की तरह यही है कि रिलेशन इसमें आपको बनाना पड़ेगा। आगे लिखा है, वर्ष के अंत में पीढ़ी का लाभ 1,92,000 है, तो प्रत्येक साझेदार के लाभ की गणना कीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बना लेंगे। यहाँ पे कीर्तन का रिलेशन किसके साथ है, दिलीप के साथ। तो कीर्तन का रिलेशन दिलीप के साथ हो तो के का रिलेशन डी के साथ हो गया। ठीक है, फिर आगे लिखा है इसमें कि रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना, यानी रिया का रिलेशन किसके साथ है, कीर्तन के साथ है। तो यहाँ पर रेशियो कैसे बनेगा कि कीर्तन, ठीक है, यहाँ पर रिया का भाग कीर्तन के ऊपर डिपेंड है और कीर्तन का भाग दिलीप के ऊपर। यानी आपको यहाँ पर किसका भाग मानना है, आपको ये निकालना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको दिलीप का भाग मिलेगा तो आपको कीर्तन और रिया दोनों का भाग मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, दिलीप का भाग मान लोगे। तो यहाँ पर मान लिया गया है ₹1। ठीक है, अब जैसा सवाल में बोला आप वैसा करते जाइए। सवाल में बोला है कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग। ठीक है, तो कीर्तन को दिलीप के हिस्से का 5वां भाग ना, तो देखो कीर्तन का भाग कैसे मिलेगा कि जब आप दिलीप के हिस्से का 5वां भाग कर दोगे, 5वां भाग मतलब 1/5 कर दोगे। तो यहाँ पे दिलीप के हिस्से का 5वां भाग कर दिया गया, तो 1 गुणे 1/5 कर दिया गया। तो 1 एकम 1 और बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग। ठीक है, तो रिया को कैसे मिलेगा, रिया को कीर्तन के हिस्से का दुगना भाग मिलेगा। तो रिया का कीर्तन के हिस्से का दुगना। ठीक है, तो इसमें आ चुका है कीर्तन का हिस्सा कितना है, 1/5, उसका आप दुगना कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपको रिया का हिस्सा का मिल जाएगा 2 एकम 2 और बटे में 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास एक रेशियो आ गया जो कुछ इस प्रकार से है कि रिया, दिलीप और कीर्तन। तो रिया का कितना आ गया, 2/5। दिलीप का तो 1 भाग था, कुछ नहीं था, तो बटे में आपने 1 लगा दिया। और कीर्तन का कितना आ गया, 1/5 आ गया। देखिए जो आपको भाग दिया है ना, वो अभी लाभ हानि अनुपात में सही नहीं है, तो आपको इसको बराबर करना पड़ेगा, जो कि आप 8वीं और 9वीं में सीख चुके हो। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, ये रेशियो भी बराबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो 515 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि सबके बटे में 5 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 आ गया है बटे में। अब आप क्या करोगे, सबको 5 बनाओगे। तो देखो ये तो पहले से 5 है। ठीक है, और इधर हमने 5 लिखा है, तो इसको 5 बनाने की ज़रूरत है तो नहीं, तो ऊपर की संख्या ऐसे के ऐसी लिख दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 है, इसको हमने क्या बनाया, 5 बनाया है। तो आप खुद बताइए ये 1 5 कैसे बना होगा, कितने का गुणा हुआ होगा, तो 5 बना होगा। तो आपका आंसर होगा कि सर आपने 1 में गुणा 5 का किया होगा, तो ये 5 बना। तो नीचे अगर 5 का गुणा किया है तो ऊपर भी 5 का गुणा करना है। आपको नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। ठीक है, जितने का गुणा नीचे का होगा उतने ही गुणा ऊपर भी होगा। तो ऊपर क्या आएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब आप खुद बताइए क्या इसमें किसी का गुणा होगा 5 बनाने के लिए, तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो कोई गुणा नहीं होगा, तो ऊपर की संख्या ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता रेशियो निकालने तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप ये सीख चुके हैं 9th में, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 251। अब आपको क्या करना है,
इस 251 में इसको डिवाइड कर देना है किसको, तो जो हमारी पूंजी दी हुई है, जो हमारा सॉरी हमको जो लाभ दिया हुआ है, ठीक है 192 उसको, तो देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। तो देखते हैं चलिए हम इसमें क्या करना है हमको। यहाँ पे लिखा है शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पीढ़ी 1,35,000 का लाभ है और 3-2-3 प्रमाण में बांटने के बदले उन्होंने भूल से 2-1-3 के प्रमाण में बांट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इनको जो लाभ दिया हुआ है वो इनको 3-2-3 में बांटना था और वो लाभ उन्होंने किस प्रमाण में बांट लिया, 2-1-3 में बांट लिया। इसका मतलब ठीक है, ये देखो पहली की बुक है तो इसमें टिक किया हुआ है, पर आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपके पास सिचुएशन है कि आपको 3-2-3 में ये बांटना था लाभ, ठीक है, आपने उसको बांट दिया 2-1-3 में। और आपको करना क्या है कि आपको भूल सुधार करना है और पूंजी खाते क्या असर होगी आपको ये बताना हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भूल सुधार जो करना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मेट आपकी बुक में है, मतलब वो फिक्स होता है, आपको उस तरीके से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो हम ये याद रखेंगे कि हमको सही में से गलत वाला प्रमाण घटाएंगे तो हमारी भूल सुधरेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सही प्रमाण में से गलत प्रमाण घटाएंगे तो हमारी भूल सुधरेगी। तो आपको इसको याद रखना है और सही वाला जो प्रमाण होगा उसको आपको प्लस में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपका सही वाला प्रमाण ये है और जो गलत वाला है उसको आपको किस में रखना है, माइनस में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हमको कैसे सवाल करना है उसको हम बात करते हैं। तो हेलो गाइज, आपकी स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपके लिए सवाल सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, जिससे हमारा समय कम जाए। इजी सवाल है इसलिए मैंने इसमें समय बर्बाद नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है, कितनी है हमारी, 1,35,000 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो हमको बुक में दी हुई है। हमको यहाँ पर 2 अनुपात दिए हैं, ठीक है, एक तो हमको क्या रखना था और एक हमने क्या रख दिया। हमको रखना था 3-2-3 में बांटना था, पर हमने बांट दिया 2-1-3 में। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, 3-2-3 में रखना था और 2-1-3 में बांट दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपका बनेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, उसमें आपको विवरण लिखना है पहले बॉक्स में, और बाकी 3 जो बॉक्स बनाओगे आप वो आप साझेदार के नाम से बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर साझेदार थी शीला, सुरभि और संकेत, तो उनका आपने बॉक्स बना दिया और लास्ट में आप टोटल का कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। पहला विवरण का कॉलम होगा और तीसरा 3 कॉलम आपके साझेदार के होंगे और लास्ट कॉलम क्या होगा, टोटल का। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपका लाभ है ना, पहले आप उसको हमेशा सही प्रमाण में बांट दो, ठीक है। तो आपका जो लाभ था 1,35,000 वो आपको 3-2-3 में बांटना था। तो देखिए हमने कैसे बांटा है इसको, 1,35,000 जो हमारा लाभ है उसको 3-2-3 में बांटना है इस रूप में, ठीक है। तो आपने गुणे 3 किया और भागे टोटल किया। टोटल मतलब कितना लाभ है, 3, 2 और 3। तो देखिए 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय 8 किया आपने तो कितना है, 50,625 जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आपका है 1,35,000 को ये आपको बांटना है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ये सवाल में दे दिया है, इसी को आपको डिवाइड करना है। तो 1,35,000 होगा, गुणे यहाँ पर 2 होगा, भागे कितना होगा, तो भागे यहाँ पर 8 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 33,750 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप मतलब जो आपका संकेत है, ठीक है, उसको भी आपको ऐसे ही बांटना है। सॉरी साझेदार है यहाँ पर 1,35,000 गुणे 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो आप इसको पहले कर चुके हो तो इतने का इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 50,625 आ गया। तो यानी आपने क्या किया, 1,35,000 को सही प्रमाण में बांटा है और अब आप क्या करोगे, 1,35,000 को 213 यानी गलत प्रमाण में बांटोगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को आप जब घटाओगे, इनमें से सही में से गलत वाले को, तो आपको ये भूल सुधार प्रविष्टि मिल जाएगी, ठीक है। तो यह आपने क्या किया, गलत वाले में से सही वाले में से गलत वाला घटा दिया, तो आपको ये प्रमाण मिलेगा। तो आपको एग्जाम में कब ये करना है, तो जब सवाल में लिखा रहे, जब सवाल में क्या लिखा हो, जब सवाल में आपको ऐसा लिख दिया हो कि आपको भूल सुधारनी है, ठीक है, और पूंजी खाते क्या असर होगी इसको सुधारना है, इसको करना है। तो आप याद रखिए, आपको हमेशा हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी भूल सुधार का नाम आएगा तो आपको हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1,35,000 को 2-1-3 में बांट देंगे। आई होप आप ये बांट लोगे, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या होगा, तो देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप गलत प्रमाण बांटोगे ना, तो इस प्रमाण को हमेशा माइनस में रखना है, ठीक है। सही वाला प्लस में, गलत वाला माइनस में रखना है। फिर आप इसमें से ये प्रमाण माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आएगा प्लस में। आप 50,625 में से 45,000 घटाओगे तो आएगा 56,25। 33,750 में से 22,500 घटाओगे तो आएगा 11,250 और इसमें से ये अमाउंट घटाओगे तो आएगा 16,875, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर बड़ी संख्या जो है उसका चिन्ह लगाया जाता है। ये रूल तो आप जानते होंगे, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 50,625 थी, 45,000 छोटी थी। 50,625 के पास प्लस का सिंबल है, मतलब कि
यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस में, इसलिए प्लस में आंसर लिखा। इसमें 33,700 बड़ा है, वो भी प्लस में लिखा। यहाँ पर बड़ी संख्या 67,500 है और उसके पीछे कौन सा निशान है, माइनस का, इसलिए इसे हम माइनस में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें आंसर का पता भी लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको जो माइनस वाला आ रहा है ना, उसका टोटल प्लस वाले के बराबर में होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पता लगा रहे थे कि हमारा टोटल सही है कि नहीं। तो हम करेंगे 11,250 का टोटल करेंगे 5, 6, 25 के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है 16,875 प्लस में, और यहाँ माइनस 16,875 आ रहा है। तो आपका जवाब ये सही है। ठीक है, अब इस सवाल का मतलब क्या हुआ, इस सवाल का ये मतलब हुआ कि शीला और सुरभि को इतनी रकम कम मिली है। शीला को अभी 5,625 रकम यहाँ पर और चाहिए, सुरभि को भी 11,250 रकम और मिलेगी, और संकेत को 16,875 रकम देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा अमाउंट चली गई इसलिए। अब आपको इसकी पूंजी खाते असर करनी थी, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। तो पूंजी खाते असर करने के लिए आपको रोजनामचा लिखना पड़ेगा, जो आप 11th में कर चुके हो। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ रोजनामचा आपका आने वाला है, तो आपको ये रोजनामचा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये असर देख लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको पूंजी खाते असर करनी है, तो आपको रोजनामचा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको भूल सुधार प्रविष्टि करनी है, रोजनामचा लिखना है। तो देखिए हमने रोजनामचा का फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पे तारीख है, यहाँ पे विवरण है, यहाँ पे खाता पृष्ठ, यहाँ पे उधार और जमा। करना क्या है आपको कि जो भी आपका उधार रकम है, ठीक है, जो भी उधार में चल रहा है या माइनस में आया हुआ है, उसको आपको उधार कर देना है, और जो भाई भी इसमें प्लस में है उसको आपको क्या कर देना है, जमा कर देना है। ठीक है, तो आया आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम उधार किसको करेंगे, संकेत को। तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी संकेत के पूंजी या चालू खाते उधार, क्योंकि हमें पता नहीं है अमाउंट कहाँ जाएगी, इसलिए हम पूंजी और चालू खाते दोनों उधार कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जमा में है उनको जमा कर देंगे। तो शीला और सुरभि के पूंजी और चालू खाते जमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसकी तरीके का एक उदाहरण है, तो चलिए हम उसको ले लेते हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, तो इसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मिलिंद, हेमंत और रसिक एक पेड़ी के साझेदार हैं, जिनका लाभ 1,89,189 है। यहाँ पर इनको लाभ 1, 2, 4 के अनुपात में बांटने के बदले इन्होंने भूल से समान प्रमाण में बांट दिया। यानी कि इनको बांटना था 1, 2, 4 में, यानी ये सही प्रमाण था, उन्होंने बांट दिया है समान प्रमाण में। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको भूल सुधारनी है। ठीक है, अभी हमने पिछले सवाल में बात की कि जब भी आपको भूल सुधार प्रविष्टि आएगी तो आपको वैसा कोष्टक बनाना पड़ेगा, और सही वाले में से गलत वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे पूंजी खाते असर भी देनी है, यानी आपको एंट्री भी करनी है। तो चलिए हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे आपको इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपका टोटल 189, ठीक है, ये आपका जो टोटल लाभ था उसको इन्होंने क्या किया, सही प्रमाण में बांट दिया 1, 2, 4 में, क्योंकि 1, 2, 4 में बांटना था, हमने बांटा नहीं था। तो देखिए आपका लाभ कितना आ गया, 87,000, 54,000, 1,08,000 आ गया है। और आपका जो गलत प्रमाण था यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कितना था, मतलब पीछे लिखा हुआ था कि समान प्रमाण में बांट दिया, तो समान मतलब 1, 1, 1 में बांटा होगा, तो हमने गलती से बांट दिया था, तो उसको हम माइनस में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी असर आएगी उधार और जमा की। ठीक है, तो हमने पिछले बार में हमने क्या सीखा कि जो भी उधार में उसको हम एंट्री में उधार कर देंगे, और जो जमा में उसके नाम से जमा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मिलन और हेमंत को हमने उधार किया है, और रसिक को क्या कर दिया है, जमा कर दिया है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट से या दोनों क्वेश्चनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको इसमें अभी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, तो चलिए हम इसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है राम और रहीम इसू 3 लोग हैं, पेड़ी के साझेदार हैं। 1, 4, 16 को उनकी पूंजी दे दी है, कितनी है, 60, 40, 50। याद रखिए क्रमशः दी हुई है, मतलब पहले राम की पूंजी 60,000 होगी, फिर रहीम की 40 होगी, और ईसू की कितनी होगी, 50,000 होगी। सवाल में आगे लिखा है कि वर्ष के अंत में लाभ हानि का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि, यानी कि वर्ष के अंत में आप हिसाब कर रहे हो और लाभ हानि आप बांट चुके हो। ठीक है, और आपको बाद में मालूम चलता है कि आपने पूंजी पर 6% की ब्याज की दर से या उसको गिना नहीं है। यानी क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, आपने टोटल लगा दिया, आपने मतलब पूरा वर्ष का हिसाब कर लिया, तब आपको मालूम चलता है कि 6% से पूंजी पर ब्याज देना था, वो आप गिनना भूल गए हो। ठीक है, सवाल में आपको क्या करना है, भूल सुधार प्रविष्टि करनी है। अभी हमने ऊपर वाले वीडियो में बात किया कि जब भी आपको भूल सुधार प्रविष्टि या भूल सुधारने के लिए आएगा, तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक तो सही प्रमाण और एक गलत, कि सही में से आप गलत माइनस करोगे। तो आप खुद बताइए यहाँ पर सही प्रमाण आपको क्या लग रहा है।
तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पूंजी पर जो 6% की ब्याज की दर है वो हम गिने नहीं है, गिनना रह गया है तो हम गिन देंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल सही, आप इसको गिनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का ये सही प्रमाण होगा कि आपको इसको गिनना है पूंजी पर ब्याज, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें आपने लाभ हानि का वितरण कर दिया, तब आपको मालूम चला कि आपने गलती की है, तो गलत प्रमाण इसमें दिया हुआ नहीं है, पर यह पता है कि लाभ का वितरण हुआ है। तो नहीं दिया रहे लाभ का वितरण या लाभ हानि का प्रमाण, तो आप कितना मान लेते हो, 1 शायद आपको अभी नहीं पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन की ओर जब सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। आप एक बात यहाँ क्लियर कर लो कि यहाँ पर आपने पूंजी का ब्याज नहीं गिना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पूंजी का ब्याज साझेदारों को मिलता है, तो साझेदार के लिए क्या होती है, आय होती है। तो जो भी पूंजी का ब्याज हमने नहीं गिना उसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि पूंजी पर ब्याज हमने गिना नहीं है तो हम गिनेंगे, इसलिए प्लस में नहीं लिख रहे। पूंजी का ब्याज हमको मिलता है, हमारा फ़ायदा होता है, इसलिए पूंजी का ब्याज हम किस में लिखेंगे, प्लस में। और जो गलत वाला जो हमारा गिनना रहेगा उसको किस में लिखेंगे, माइनस में। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला जो सवाल है वो बोर्ड में आ चुका है और उसमें पूंजी नहीं, उसमें आहरण का भाग दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर साझेदार बदल गए, लता, गीता, प्रवीणा। लाभ हानि वितरण करने के बाद भी यहाँ मालूम चल रहा है, यानी सेम पोजीशन यहाँ पर है। पर यहाँ पर आपको ये दिया था कि आपको पूंजी दी है, उस पर ब्याज आपको निकालना है। यहाँ पर डायरेक्ट ब्याज निकाल के दे दिया है कि आहरण पर क्रमशः 2700, 1200 और 1500 ब्याज गिनना है। तो देखिए आपको जब क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि गिनना रह गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमेशा प्लस में आएगी, वो उस क्वेश्चन के लक्षण पर डिपेंड करती है। जैसे कि पूंजी पर ब्याज आप गिनना रह गए तो आपको ब्याज मिलता है, इसलिए आपके लिए आय है तो आप उसको प्लस में लिखोगे। आहरण आपके लिए खर्च होता है, ठीक है, इसलिए आपको ब्याज भले गिनना रह गया, जब आप उसको लिखोगे तो किस में लिखोगे, माइनस में, ठीक है। चलिए दोनों बारी बारी से हम सवाल करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो भी हमने पूंजी थी, हमने जो ब्याज नहीं गिना था, हमने उसका ब्याज निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा पूंजी दी हुई थी, ठीक है। तो पूंजी हमको दी हुई थी राम, रहीम और ईसू की, जो 60, 40 और 50 थी। तो आपको क्लियर हो इसलिए मैं यहाँ लिख देता, यहाँ 60 हमारी पूंजी थी, इसकी 40 थी और इसकी कितनी थी, 50 पूंजी थी, ठीक है। आपको इन पर 6% ब्याज गिनना था, तो आपने 40,000 का 6% कर दिया, 60,000 का कर दिया और 50,000 का 6% कर दिया, ठीक है। तो आपका ब्याज आ गया और ये टोटल ब्याज कितना आ रहा है, 9,000। याद रखिए आपको कुल का कॉलम बनाना है, तो यानी कुल 9,000 ब्याज हुआ था। आपको ये गिनना था पूंजी के प्रमाण के अनुसार, 6% के अनुसार, पर आपने इसको बांट दिया, ठीक है। अब आपने किस प्रमाण में बांटा है वो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप कितना मान लोगे, 1। अब यहाँ देखिए कि आपने इसको माइनस में और इसको प्लस में क्यों लिखा है। तो याद रखिए आपको पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा, आपका लाभ होगा, इसलिए आपने इसको प्लस में रखा है। और अभी मैंने बताया कि भूल सुधार प्रविष्टि के लिए एक चीज़ प्लस में तो एक चीज़ माइनस में होगी। तो जब हमारा ये ब्याज प्लस में आया हुआ है तो लाभ हानि का प्रमाण किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 3,000 3,000 3,000 ही क्यों हुआ, क्योंकि सवाल में हमको लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है, तो हमने मान लिया 1:1 और उसी 9,000 को हमने समान प्रमाण में बांट दिया। यानी कि आपने क्या किया, 9,000 किया आपने, ठीक है, उसको गुणा 1 से किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है। तो आपका 3,000 3,000 3,000 हर एक पार्टनर में आ गया, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो 600 600 आया है, ये माइनस में ये प्लस में, यानी आपका जवाब सही आ रहा है। आप इसके खाते उधार कर दोगे, इसके खाते क्या कर दोगे, जमा कर दोगे, ठीक है। अब सुनिए, एक ध्यान रखिएगा एक चीज़, अगर मान लीजिए सवाल में लाभ हानि का प्रमाण दे दिया हो, यानी कि हमारा सवाल यही रहेगा, ठीक है, सवाल हमारा यही है। इसमें अगर लाभ हानि का प्रमाण दे दिया होता कि लाभ हानि का प्रमाण 3-2-3 था या 4-2-1 था, हम उसको इतना बांटने के बदले भूल गए 6% ब्याज, तो आप क्या करते कि जो आपने लाभ हानि समान प्रमाण में बांटी है ना, वो समान प्रमाण में ना बांटकर आप उसको उसी प्रमाण में बांट देते जो आपको प्रमाण दिया होता। यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया, इसलिए मैंने इस प्रमाण में बांटा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने उदाहरण की ओर बढ़ते हैं जो इसी की तरह सेम टू सेम है। तो दोस्तों ये रहा उदाहरण नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे लिखा है राम, लक्ष्मण और सीता एक पेड़ी के साझेदार हैं। 1/4 के दिन इनकी पूंजी दे दी गई है और इन्होंने लिखा है कि लाभ हानि का वितरण हो गया, यानी लाभ हानि आपने बांट दी। उसके बाद आपको मालूम चला कि आपने पूंजी पर ब्याज गिना नहीं, वो भी कितना परसेंट नहीं गिना, 12%। तो बस आपको क्या निकालना है, भूल सुधार प्रविष्टि। तो भूल सुधार प्रविष्टि में आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको सही वाले में से गलत वाला माइनस करना है, यानी एक चीज़ प्लस में होगी और दूसरी चीज़ किस में होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिए पूंजी पर ब्याज दिया है तो गिनना रह गया तो आप उसको गिनोगे, ठीक है। तो आप गिन रहे हो इसलिए प्लस में नहीं लिख रहे हो, फिर से मैं बता रहा हूँ, पूंजी पर ब्याज आपकी आय है इसलिए आप इसको प्लस में लिख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी, आप प्लस में जाओगे,
ठीक है, आपके पास पैसा आएगा इसलिए। तो आपने प्लस में लिख दिया इसको। तो कैसे निकाला आपने, तो आपने क्या किया 40, 30 और 80 का 12% निकाला, तो ये तीनों रकम आ गई और टोटल ब्याज कितना आएगा 18,000। ठीक है, अब इस 18,000 को हमको इस प्रमाण में रखना था, पर हमने उसको क्या कर दिया, लाभ हानि वितरण में बांट दिया। यानी हमने इस 18,000 को किस प्रमाण में बांट दिया है, तो लाभ हानि वितरण का प्रमाण दिया हुआ इधर नहीं दिया है, तो आप समान प्रमाण में इसको बांट दोगे और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपका आंसर आएगा 1200, 2400 और 3600। ठीक है, जो भी माइनस में है उनको हम उधार कर देंगे और जो प्लस में है उनको हम जमा कर देंगे। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण उधार में थे और सीता को हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, 7वां कॉन्सेप्ट। ठीक है, और 7वां उदाहरण हम देख चुके हैं। तो इस तरीके का हमने 2 सवाल देख लिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करूँगा यहाँ पर। अगर आपको फिर भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है लता, गीता, प्रवीणा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपके बोर्ड में एक पूछा जा चुका है और वो क्यों, अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। यहाँ पे लिखा है लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आरण पर ब्याज इतना इतना गिनना रह गया। ठीक है, भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था अभी कि पिछले सवाल में कि भूल सुधार प्रविष्टि लिखी हो, तो आपको क्या करना है, सही वाले में से गलत वाली चीज़ माइनस करनी है। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ याद होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारी जो चीज़ है वो सही है कि गलत है। तो देखो यहाँ पर जो चीज़ होती है हमारी कि आरण पर ब्याज गिनना था हमको और हमने वो गिना नहीं, तो हमारी सही चीज़ ये है कि हमको गिनना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको प्लस में लिखूंगा कि माइनस में, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ऊपर के सवाल में कि कोई चीज़ प्लस में होगी कि माइनस में होगी, ये डिसाइड होती है उसके लक्षण पर से। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पर हमने लिखा था कि पूंजी पर ब्याज हमको मिल रहा था, पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया, यानी पूंजी पर ब्याज हमको मिलता तो हमारे लिए क्या होती आय, इसलिए हमने पूंजी के ब्याज को किस में लिखा था, प्लस में लिखा था। और जो पूंजी के ब्याज का टोटल आया था 9,000, उसको हमने डिवाइड किया था माइनस में। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला सवाल अभी पिछले वीडियो का याद होगा, तो आपको ध्यान होगा उसमें। अब यहाँ पर दिया है कि आपको आरण का ब्याज गिनना है, आप आरण पर ब्याज गिनना रह गया आपको। तो ध्यान दीजिए, जब आप आवरण का ब्याज गिनोगे तो आपका आरण का ब्याज खर्च होता है साझेदार के लिए, आप इसलिए इसको किस में लिखोगे, माइनस में। यानी आपको दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है कि अगर कोई चीज़ गिनना रह जाए तो वो प्लस में लिखनी है। ठीक है, प्लस में होगी कि माइनस में होगी वो चीज़, वो इसके लक्षण पर डिपेंड करती है। पूंजी का ब्याज आपके लिए आय है, इसलिए आपने इसको प्लस में लिखा था। आरण पर ब्याज आपके लिए खर्च है, इसलिए आप इसको किस में लिखोगे, माइनस में। यानी कि जो 8700, 1200 और 1500 आपका लिखना रह गया उसको आप लिखोगे तो जरूर, पर वो किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। कारण क्योंकि आरण का ब्याज आपके लिए क्या है, खर्च। देखो हमेशा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा करो, मेरे पास जितने भी लेक्चर आपके प्रोवाइड होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट फुल होंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगी कि इसको आप रट लीजिए, इसका कारण ये नहीं है आप इसको रट लीजिए। हर एक के पीछे कारण होता है और मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और आपको पता ही चल गया होगा कि एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इस सवाल को करके जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह गया, तो गिनना रह गया शायद इसलिए हमने प्लस में लिखा था, तो यहाँ भी तो गिनना रह गया तो इसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में। तो यही गलती करते हैं बच्चे, ये आपको किस में लिखना है, तो ये आपको माइनस में लिखना है। इसको आप याद रखिए, कारण तो आप बता सकते हो क्योंकि आरण पर ब्याज क्या है, हमारे लिए खर्च। तो चलिए देरी ना करते हुए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन आ चुका है। तो जैसे कि हमने बताया कि हमको आरण का ब्याज लिखना रह गया है, ये हमारे लिए क्या है, खर्च है, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमको जो ब्याज दिया हुआ है बुक में हमने वही लिखा है 2700, 1200 और 1500, उसका टोटल हमने लगा दिया, कितना आ गया, 5400। अभी तक हमारे साथ क्या सिचुएशन हो रही थी दोस्तों कि हमको सही वाला ऊपर प्लस में रहता था और हम नीचे वाला जो माइनस करते थे लाभ, उसको हम समान प्रमाण में मानकर माइनस करते थे। ठीक है, क्योंकि हमको सवाल में दिया होता नहीं था। तो यहाँ पे भी हमको लाभ का प्रमाण दिया हुआ नहीं है तो हम समान प्रमाण में ही करेंगे, पर ये प्रमाण अब हम प्लस में रखेंगे। उसका रीज़न मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब आप भूल सुधार प्रविष्टि करते हो तो उसमें आपको एक चीज़ माइनस एक चीज़ प्लस में रखनी है। जब आरण का ब्याज माइनस में आ चुका है तो सामने वाली चीज़ दूसरी चीज़ कौन सी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको माइनस प्लस में क्यों रखा। ठीक है, तो इसका रीजन प्लस में होने का क्योंकि ऊपर आरण का ब्याज किस में है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम 5400 को समान प्रमाण में बांट कर देंगे, यानी कि 5400 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1800, 1800, 1800 आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस में और ये दो भाई बंधु प्लस में आएंगे। इसका मतलब कि ये 600, 300 को आप जोड़ोगे तो 900 होगा और 900 माइनस में है, 900 प्लस में है, तो आपका जवाब सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर
आपके लिए प्रविष्टि लिखी गई है। हमने क्या सीखा एंट्री में? एंट्री में कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल एंट्री जैसे हम देखते आ रहे हैं कि जो माइनस में है ना उसे हमें उधार कर देना है और जो प्लस में है उसे हम जमा कर देंगे। ठीक है, तो बस हमने यही किया। लता माइनस में थी, ठीक है, शायद आपको नाम नहीं दिख रहा हो तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। लता माइनस में थी तो इसको हमने उधार कर दिया। गीता और प्रवीणा प्लस में है तो उसको हमने जमा कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम इसके उदाहरण की ओर। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपके लिए। लिखा है भालचंद, दर्शना और अंकित एक पेड़ी के साझेदार हैं। इनके लाभ हानि का अनुपात 5-3-2 है। ठीक है, आगे लिखा है वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आरण पर ब्याज गिनना रह गया है। आपको सवाल कुछ उसी की तरह लग रहा होगा, बिल्कुल आप सही हो, पर यहाँ पे बोलो सर थोड़ी चीज़ अलग है। क्या अलग है? तो यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण आपको दे दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम देखते हैं सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और इसका क्या करना है हम देखते हैं। आगे लिखा है कि आरण पर ब्याज क्रमशः 1000, 800 और 600 है, तो भूल सुधार प्रविष्टि कीजिए। तो बस इस अक्षर को पढ़ते ही आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है। ऐसा कोष्टक प्रिपेयर करना है और आपको एक प्लस और एक चीज़ माइनस में लिखनी है। तो अभी हम सीख चुके हैं कि हमारा जो ब्याज गिनना रह गया 1000, 800 और 600, इसको हम किस में लिखेंगे, प्लस में कि माइनस में? तो आपका जवाब होगा कि सर माइनस में। क्यों? तो आपके पास रीजन है, हर चीज़ का आपके पास कारण है, वो मैं समझा के चल रहा हूँ कि आरण पर ब्याज सर हमारे लिए खर्च होगा, हम साझेदार हैं, तो हम इसको किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, शायद आपको मेरी लिखावट इतनी ना दिखती हो, पेंसिल इतनी डार्क नहीं है, पर आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएं। ठीक है, ये हमारा खर्च है इसलिए हमने इसको माइनस में लिख दिया। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, कि आप पहले माइनस वाला लिखो फिर प्लस वाला, वो आप कर सकते हो, उसमें आपका कोई रॉन्ग नहीं होगा। बस आपको याद क्या रखना है कि माइनस किसको करना है और प्लस किसको करना है। ठीक है, तो आरण पे ब्याज हमने लिख दिया माइनस में, देखिए माइनस का निशान लगा हुआ है। टोटल ब्याज हमारा कितना आया, 2400 रुपये। इसी 2400 को हम बांट देंगे किस प्रमाण में, समान प्रमाण में। तो आप इधर गलत हो, कारण मैंने आपको बताया ध्यान क्यों रखना सवाल स्टार्टिंग में उदाहरण के, क्योंकि इसमें आपको लाभ हानि का प्रमाण दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि यदि सवाल में आपको लाभ हानि का प्रमाण ना दिया हो तो आप समान प्रमाण में बांट सकते हो। यहाँ पर आपको लाभ हानि का प्रमाण दिया है 5-3-2, तो आप 2400 को 5-3-2 में बांटोगे। यानी कि आप क्या करोगे, भालचंद्र का निकालने के लिए, भालचंद्र का प्रमाण कितना है, पहला 5, तो आप करोगे 2400 गुणे 5 और डिवाइड बाय क्या, तो टोटल इसका टोटल कितना होगा, 5 3 8 और 2 10, तो आपका आंसर आएगा 1200। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों को डिवाइड कर दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्लस में और माइनस में आंसर आएंगे। जो माइनस में उसको हम उधार करेंगे, जो प्लस में उसको जमा कर देंगे। ठीक है, तो आपका 3 मार्क का सवाल इस तरीके से पूरा होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि 5-3-2 क्या है, तो मैंने भी पिछले सवाल में आपको बताया था, वहाँ पे मैंने समान प्रमाण में बांटा था, तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण दिया है इसलिए हम 5-3-2 में बांटेंगे, और वहाँ पर नहीं दिया था इसलिए हमने इसको समान प्रमाण में बांटा था। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों हम अपने 9वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है मुकेश, धवल और विनोद एक पेड़ी के साझेदार हैं। उनका पूंजी का प्रमाण 4-2-3 है। ठीक है, 3 लोग हैं और उनका प्रमाण 4-2-3 है। कौन सा प्रमाण है, तो याद रखिए पूंजी का। लिखा है मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे। ठीक है, अब जो मुकेश साझेदार है ना, उसको जब लाभ बांटा जाएगा तो उसमें से कितना मिलेगा, 35,000 मिलेगा। ऐसी गारंटी दी गई है। भाई गारंटी किसने दी है, धवल और विनोद। तो देखो गारंटी और वारंटी वाला फंडा बहुत ही लोचे वाला रहता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गारंटी दी गई है, ठीक है, धवल और विनोद के द्वारा, कि मुकेश तुझे 35,000 रुपये मिलेंगे। अब गारंटी देने का मतलब अगर इसको 35,000 नहीं मिले तो उसकी भरपाई धवल और विनोद करेंगे। यानी जो भी, अगर मान लो इसको, मान लो अगर 25,000 मिल तो 10,000 कम मिले तो 10,000 कौन देगा, धवल और विनोद। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या दिया है आपको, पेड़ी के वर्ष का लाभ दिया है 90,000 और आपको लाभ हानि का बंटवारा करना है और ये बताना है कि किस ढंग से किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे इसको फुल तरीके से, बढ़िया तरीके से। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करना जरूर ना भूलें इसको। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 90,000 टोटल दिया हुआ है उसको हमें बांट लेना है। तो आपका जवाब होगा हाँ सर हम बांट लेंगे। ऊपर दिया तो है हमको प्रमाण 4-2-3, पर रुको, खतरा है भाई। क्या खतरा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कौन सा प्रमाण है, तो लिखा है पूंजी और ये आपका क्या है, लाभ। ठीक है, तो बस आपको यहाँ सावधानी रखनी है कि गलती नहीं करनी, ये आपको लाभ बांटना है और ऊपर दिया है पूंजी का प्रमाण। तो हम कैसे बांट सकते हैं, ऐसा कैसे चलेगा, लाभ है तो लाभ हानि के प्रमाण में बटेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में, तो सर किस में बांटे हैं, लाभ हानि का प्रमाण तो है ही नहीं। तो अभी आपको अपने जवाब दिया कि जब लाभ हानि का प्रमाण ना रहे तो आप किस प्रमाण में बांट लेते हो, समान प्रमाण में। यानी कि जो 90,000 दिया है उसको आप समान प्रमाण में बांटोगे। अब समान प्रमाण में बांटने से आपको मुकेश का भी हिस्सा पता चल जाएगा
कितना आएगा फिर पता चल जाएगा मुकेश को कम मिला है कि ज़्यादा। अगर ज़्यादा मिला है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कम मिला है तो उसकी गारंटी धवल और विनोद ने दी है, तो ये लोग फिर अपने हिस्से में से इसको रकम चुकाएंगे। तो चलिए सवाल के सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन आ गया होगा, तो चलिए हम इसके ओर बढ़ते हैं। आपको कुल लाभ दिया है 90,000, ठीक है। यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है तो हमने लिख दिया कि इसको हम एक एक मानेंगे, ठीक है। जितनी चीज़ें जरूरी हैं आपको सॉल्यूशन में वो सारी लिखते जा रहा हूँ, जिससे आप नोट्स बनाएं तो आपको सारी चीज़ें हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, लाभ हानि का प्रमाण नहीं दिया है, पूंजी का प्रमाण दिया था, तो लाभ हानि का मान लिया 1 और उसके प्रमाण में हमने तीनों का लाभ बांट दिया। तो तीनों के पास कितने आए, 30,000 30,000 30,000। वादा हुआ था 35,000 का, देखिए वादा कर दिया है 35 का, मिला कितना 23, यानी कितना कम मिला 5,000, ठीक है। तो ये 5,000 जो कम मिला है मुकेश को, उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है। पूरा एकदम रियलिटी हो रही है, ऐसा आपके ज़िंदगी में भी हो सकता है, तो आप इसको रटे ना, एकदम समझ के चले तो आराम से आप इसको कर सकते हो। पहले स्टेप में आपने क्या किया, चेक किया कि आपको कितना कम मिला, सॉरी पहले स्टेप में आपने पहले लाभ बांटा, ठीक है, तीनों के बीच। दूसरे स्टेप में आपने चेक किया कि आपको कम मिला है कि ज़्यादा, तो कितना कम मिला 5,000। और तीसरे स्टेप में जो आपको कम अमाउंट मिली है वो वादा किसने किया है, वादे वाले देखो इधर पे लाइन में आ गए, कौन, धवल और विनोद। तो ये दोनों वादा पूरा करेंगे। 5,000 कम मिला है तो ये 5,000 की भरपाई कौन करेगा, धवल और विनोद। गारंटी दिए थे ना, गारंटी देने जा रहे थे बच्चे लोग, गारंटी देके फंस गए। अब 5,000 जो कम मिला है वो कौन देगा, तो धवल और विनोद देंगे। तो कैसे देंगे, तो वापस से क्वेश्चन है कि ये लोग किस प्रमाण में देंगे, तो ये लोग का कोई प्रमाण ही नहीं है भाई, कोई प्रमाण निश्चित नहीं है। तो कैसे नहीं निश्चित है, देखो हमने ऊपर निश्चित किया था, कितना निश्चित किया था, 1 और 1, तो ये लोग 1 के प्रमाण में देंगे, ठीक है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर लाभ हानि का प्रमाण 3 2 3 रहता, अरे कोई भी प्रमाण रहता, इस प्रकार का प्रमाण दिया होता और आप इस 5,000 को आपको बांटना होता, ठीक है। सवाल पूरा वही है, समझिए, सिर्फ प्रमाण अलग होता और आपको 5,000 यहाँ बांटना होता, तो क्या आप इसको समान प्रमाण में बांटते, तो आपका जवाब होता नहीं। यहाँ पर किसको बांटना है, लाभ, धवल और विनोद को देना है, तो धवल और विनोद अपने लाभ हानि के प्रमाण में देते, ठीक है। तो धवल और विनोद का लाभ हानि का प्रमाण क्या है, तो ये धवल का ये विनोद का, यानी ये देते तो किस प्रमाण में देते, 2:3 में देते, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो आप डरिए मत, उसको हम देखेंगे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5,000 को समान प्रमाण में बांटा। अभी हम सवाल के हिसाब से चले तो 2500 दोनों को रकम देना है भाई बंदों को, किसको, तो मुकेश को। ये दोनों 2500 देंगे तो मुकेश को 5,000 मिल जाएगा ना। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका, हमको सवाल में बोला था कि हमको लाभ हानि का प्रमाण क्या मिलेगा, तो देखते हैं लाभ हानि का इसमें क्या हमारा रेशियो आया है, क्या एक रकम आई हुई है। तो देखिए इसको 30,000 मिल रहे थे हमारे भाई बंधु को, दोनों ने 2500 रकम दी, तो 5,000 इसको मिल गए, तो यानी इसका लाभ कितना हो गया, 35,000, ठीक है। ये भाई के पास 30,000 रकम थी, ऊपर हमने देखा, हमने बांटा था, पर इनमें से 2500 चले गए, तो इनके पास कितना हो गया, 87,500, सॉरी माई मिस्टेक, 27,500, ठीक है। ये भाई बंधु के पास भी 30,000 था, पर 2500 देंगे तो कितना बचेगा, इनके पास भी 27,500 रकम बचेगा। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया है, ठीक है। आपको इसको क्वेश्चन बन करके रुपए में लिखना ना बोले आप इसको, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए मैं आपको इसकी तरह उदाहरण भी बता देता हूँ, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है। आप इसको बाकी अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, जिसका लाभ इसका जो है वो सभी लोग उठा सकें, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम उदाहरण नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ रहा हमारा उदाहरण नंबर 9। इसमें लिखा है यूसुफ, हारून और कोडावाला, बड़ा ही अजीब नाम है, पर ध्यान दीजिए। यूसुफ, हारून और कोडावाला जो है 3 2 1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे लाभ हानि का प्रमाण दिया है, जो हमें सवाल दिया था वहां हमें कौन सा प्रमाण दिया हुआ था, पूंजी का प्रमाण। ध्यान दीजिए आपने कि नहीं दिया, शायद आपने ना दिया हो, तो एक बार मैं क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूँ, आपको पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें पूंजी का प्रमाण दिया था, तो क्या हमने इसको बांटा था 4 2 3 में, तो आपका जवाब होगा नहीं। अब जो बच्चे रट्टा मार के जाते हैं, जो रट के जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऐसा सवाल देखा तो जो प्रमाण है उसमें नहीं बांटने का, हमको मान लेने का 1 1 1। भाई बंधु हमने बताया है कि पूंजी का प्रमाण हो और बांटना लाभ है, इसलिए नहीं बांटा। और जो हमारा उदाहरण नंबर 9 है ना, उसमें आपको लाभ हानि का अनुपात दिया है और यहाँ पे लाभ दिया है, तो आप कैसे नहीं बांटोगे, ऐसे कैसे नहीं बांटोगे, इसको इसी प्रमाण में बांटना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चलो, इसको रट कर मत चलो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप मेरे चैनल पे आने वाले स्टूडेंट है, आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूसुफ, हारून और कोडावाला का प्रमाण दे दिया है लाभ हानि का, ठीक है। तो इसको आप जो लाभ हानि का प्रमाण है उसको आप लाभ बांटोगे 1,80,000 को इसी प्रमाण में, यहाँ पे आप 1:1 नहीं मानोगे, ठीक है। आगे पढ़ते आगे क्या लिखा है, किसने किसको वादा किया, लिखा है कोडा वाला को लाभ में कम से कम 36,000 मिलेंगे, यानी कोडा वाले को रकम मिलेगी लाभ की 36,000, ऐसी गारंटी किसने दे दी, यूसुफ और हारून। गारंटी देके फंस गए दोनों बंदे, अभी आगे देखो पता चलेगा।
31/3 का लाभ दे दिया 1,80,000, तो साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा। तो 3 स्टेप में सवाल पूरा होगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए, 3 स्टेप में करना है। पहले आपको सारा लाभ का बंटवारा कर लेना है, किस प्रमाण में, लाभ हानि के प्रमाण में। तो आपने लाभ हानि के प्रमाण में बंटवारा किया, तो यहाँ पे दिया है लाभ हानि का प्रमाण, किस प्रमाण में दिया है, 3-2-1 में। तो आपने 3-2-1 में बांट लिया, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आ गया 90, 60 और 30, ठीक। हमें यहाँ पे देखना है, वादा किया गया था कोटा वाले के साथ, यहाँ वादा पूरा हुआ नहीं भाई, धोखा हो गया। कितने का धोखा, तो आपके जवाब आएगा 6,000 का। कैसे, वादा किया गया था भाई को 36,000 मिलेंगे, भाई को कितने मिले, 30,000 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6,000 रकम इनको कम मिली है उसको चुकाया जाएगा, किसके द्वारा, जिसने वादा किया है उसके द्वारा, यानी कौन, यूसुफ और हारून, ठीक है। तो चलो यूसुफ और हारून 6,000 चुकाएंगे क्या समान प्रमाण में, चलिए बताइए। अभी हमने इसके पीछे चर्चा की, तो आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। तो वेरी गुड, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। 6,000 जो है समान प्रमाण में नहीं चुकाया जाएगा, इसको हम इनके लाभ हानि के प्रमाण में चुकाएंगे लोग, ठीक है। तो देखिए जरा कि जो यूसुफ और हारून है उनके लाभ हानि का प्रमाण कितना है। तो देखो पहले है यूसुफ फिर हारून, तो पहले 3 फिर 2, यानी इनके लाभ हानि का प्रमाण कितना है, 3-2। तो जब ये 6,000 रकम बांटेंगे ना, तो उसको ये 3 और 2 के प्रमाण में बांटेंगे। और ये जरूर याद रखिए कि 3-2 प्रमाण आ रहा है तो बट्टे में कितना आएगा, 5, ना कि 6। फिर आप ऊपर वाले भाई बहन को ही मत लेना कि कोटा वाला आजा तू भी आजा तेरा भी प्रमाण ले लूँ। यहाँ पर आपने कितना प्रमाण लिया, 3 और 2, तो इसको 3 और 2 में बांटना है, यानी कि बट्टे में आपको 5 रखना है, इसका टोटल रखना है, ठीक है। तो इनमें 3600 रकम और इनमें 2400 रकम। तो प्रमाण क्या आया, चलिए हम उसकी ओर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टोटल है कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, आप पिछले जो हमने सवाल किया उसकी तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। कि 90,000 मिले थे भाई को, भाई 3600 दे देगा तो भाई के पास बचे 86,400। 60,000 हारून को मिले थे, 2400 लौटा देगा तो 57,600। 30,000 इसको मिलने थे 36,000, तो 6,000 प्लस हो गया तो कितना आ गया, 36,000 में आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, अगर मजा आया होगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल होती है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि रघुवीर की अंतिम पूंजी, वाह वाह, रघुवीर की अंतिम पूंजी कितनी है, 80,000 है। चलो चालू वर्ष का आरण दिया, देखो अंडरलाइन किया है, यानी पूंजी दी है और फिर आरण दे दिया है, कितना है, 12,500। तो पूंजी कौन सी, इसके आगे अंतिम शब्द लगाएगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अंतिम पूंजी 80,000 है, आरण है 12,500, लाभ दिया है 17,800, क्या बात है। हमको पूंजी पर ब्याज निकालना है, पर कौन सी पूंजी पर, से याद रखिए प्रारंभिक पूंजी, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। हमको लिखा है कि 6% की दर से ब्याज निकाले, तो बताइए ब्याज कितना होगा। बड़ा ही इसमें आपको एक प्रकार से अद्भुत सवाल लग रहा होगा कि भाई पूंजी पर ब्याज 6% निकालना है तो निकाल सकते हैं, पर पहली सावधानी यहाँ पर कि यहाँ पर पूंजी बोली है प्रारंभ की, और आपके पास पूंजी कौन सी दी गई है, अंत की। तो यानी पहले अगर आपके पास प्रारंभ की पूंजी होती तो आप 6% ब्याज निकाल देते उस पर प्रारंभ की पूंजी ही तो नहीं है, यही तो खेल है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रारंभ की पूंजी निकालेंगे, ठीक है। तो उसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है, याद कर सकते हो। यहाँ पर आपको समझा भी मैं सकता हूँ, आप जिसको आपको जैसी मदद चाहिए आप वैसे कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक समझ, जिससे आपको समझ में क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास प्रारंभ की पूंजी होती है, प्रारंभ की पूंजी अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसमें जो लाभ की रकम होती है क्या होती है, जुड़ती है, क्योंकि आप लाभ प्लस करते हो, और जो आरण होता है वो पूंजी में से क्या करते हो आप माइनस। 11th में आपने ये किया है, तो फिर आपको कौन सी पूंजी मिलती है, अंतिम पूंजी मिलती है, ठीक है। आज दुनिया का खेल उल्टा चल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ उल्टे तरीके का दिया हुआ है। आज यहाँ पर आपको अंतिम पूंजी दी है, आपको आरण दिया है, आपको लाभ दिया, और आपको क्या याद करना है, प्रारंभ की पूंजी याद करनी है, ठीक है। तो उल्टा खेल चल रहा तो हम भी उल्टा चलेंगे ना भाई। अंतिम पूंजी जो है, ठीक है, उससे हमको ऊपर की ओर जाना है, तो जो भी चीज़ हमने इधर की है उसका हम उल्टा करेंगे। जैसे कि अंतिम पूंजी में हमने अंतिम पूंजी निकालनी थी, तो हमने उसमें प्रारंभिक पूंजी में आरण माइनस किया था और लाभ क्या किया था, प्लस। तो अगर आपको अंतिम पूंजी आपके को दी हुई है और आपको प्रारंभिक पूंजी निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ। तो आप क्या करोगे, तो आप प्रारंभिक पूंजी निकालने के लिए अंतिम पूंजी में आरण प्लस करोगे, क्योंकि आप उल्टा चलोगे ना, और लाभ क्या कर दोगे, माइनस। यानी आपने प्रारंभिक पूंजी में लाभ प्लस किया, आरण माइनस किया, तो आपको अंतिम पूंजी मिली। अब अंतिम पूंजी से आपको प्रारंभिक पूंजी की ओर जाना है, तो आप उसमें जो आरण माइनस किया था उसको प्लस कर दोगे, और लाभ क्या कर दोगे, जो प्लस किया था उसको माइनस। तो अगर आपको कुछ पता ना चले तो आपको ऐसा सवाल जब भी दिखे तो आप चीज़ याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने बताया जहाँ याद रखने की बात आएगी वहाँ वही बोलूँगा, तो आप याद रख सकते हो। इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम पूंजी में आरण हमको जोड़ देना है और लाभ क्या कर देना है, घटाना है। जो हम चीज़ अभी तक करते आ रहे हैं उसका उलट करना है।
आरण अपन घटाते थे तो उसको जोड़ना है और लाभ को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया प्रारंभिक पूंजी का, क्योंकि हमको प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज देना है ना 6%, तो प्रारंभ की पूंजी तो अपने को चाहिए ना, वो तो अपने पास है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमने रकम रख दी, हमको रकम मिल गई और हमने उस रकम से 6% क्या निकाल दिया, ब्याज। एज सिंपल दैट। सवाल क्या होगा, सबसे बढ़िया सवाल है, आपको 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क है जो आपका है उदाहरण नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 सेम टू सेम इसी की तरह है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप उसका आंसर निकाल के उसको कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन लास्ट की ओर, अंतिम सवाल। ठीक है, स्वाध्याय का आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, और इस वीडियो सेशन का भी अंतिम सवाल होगा, इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल होगा सेक्शन सी का। तो चलिए उसके ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ए बी सी समान हिस्से में साझेदार हैं, उनकी कुल पूंजी कितनी है, 4,50,000 है। ठीक है, ए बी सी समान हिस्से में लाभानी बांटते हैं, कुल पूंजी कितनी है भाइयों, 4,50,000। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखा है पूंजी का अनुपात कितना है, 1:3:2। सावधान रहे, सतर्क रहें। यहाँ पे लिखा है पूंजी का अनुपात दे दिया है 1:3:2 है भाई। ठीक है, और पूंजी भी दे दी है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पूंजी दिया है, पूंजी का अनुपात भी दिया है, तो शायद बांटना है क्या पूंजी। सवाल पढ़ो पता चल जाएगा। लिखा है पेड़ी पर पूंजी वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाएगी। देखो बढ़िया बढ़िया आगे एकदम सवाल। ऊपर हमको पूंजी पर ब्याज देना था और ऊपर पूंजी बांट के दी हुई थी। यहाँ पर आपको कुल पूंजी दी है, ध्यान दीजिए कुल है मतलब तीनों की मिक्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हर एक की पूंजी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, तो प्रमाण दे दिया ना भाई, डरते क्यों हो तुम लोग। ठीक है, पूंजी का अनुपात दे दिया है, तो यानी आप क्या करोगे, कुल पूंजी को इस अनुपात में बांट दोगे, तो आपको ए बी सी की पूंजी मिलेगी, उस पर आप 9% ब्याज निकाल दीजिए। अब आगे इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है कि साझेदार सी जो है उसको पूंजी पर ब्याज सहित 73,500 रुपये मिलेंगे। बहुत ही अमीर इंसान लगा है। सी को ब्याज सहित कितने रुपए मिलेंगे, 73,500। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए। सी को ब्याज सहित रुपए मिलेंगे। ठीक है, ब्याज सहित का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ लो। ब्याज सहित का मतलब क्या होता है, देखो ब्याज सहित जो होता है ना, उसमें ब्याज भी होगा और ब्याज के साथ कोई एक अमाउंट भी होगी। ब्याज सहित का मतलब होता है कि ब्याज की रकम भी होगी और उसके साथ कोई और रकम होगी। ठीक है, अब कोई और रकम क्या हो सकती है, तो देखो लाभ की रकम, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, कि ब्याज सहित जब भी उल्लेख हो तो ब्याज सहित में ब्याज की रकम भी होगी और लाभ की रकम भी होगी। मतलब सी को जो 73,500 रुपये मिल रहे हैं, शायद आई थिंक यही है कि मैं रॉन्ग हूँ, देख लेता हूँ, नहीं सही हूँ। ठीक है, सी को जो 73,500 रुपये मिल रहे हैं उसमें क्या जुड़ा है, उसका ब्याज भी जुड़ा है और उसका लाभ भी जुड़ा है। ठीक है, बस आपको ये बात याद रखनी है। और सवाल देखिए चुटकियों में हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, हमको ए और बी की पूंजी सहित ब्याज की रकम ज्ञात करनी, यानी कि सी की तो दे दी है ब्याज सहित रकम 73,500, हमें ए और बी का रकम ब्याज सहित ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन सामने इसका सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको विवरण ए बी सी इस तरीके का एक कोष्टक प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पूंजी है टोटल 4,50,000, उसको आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1:3:2 रेशियो में। ठीक है, क्योंकि आपको पूंजी का ब्याज निकालना है ना, तो पूंजी तो होनी चाहिए तभी तो निकालोगे, नहीं तो कहाँ से निकालोगे। तो आपने क्या किया, 4,50,000 को 1:3:2 में बांट दिया, यानी इस प्रमाण में बांटा आपने, तो आपका 75,000, 2,25,000 और 1,50,000 आपकी पूंजी आई। आपने तुरंत बिना देरी करते हुए इस पर ब्याज निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 9%। अब आपके पास ये रकम कौन सी आई है, पूंजी पर ब्याज की। आपको क्या निकालना है, ब्याज सहित रकम निकालनी है। अभी हमने बात किया कि ब्याज सहित रकम निकालोगे तो उसमें ब्याज के साथ कौन सी रकम आएगी, तो आपका जवाब आया लाभ की रकम आएगी। ठीक है, अभी हमने पिछले जो पेज पे हमने समझा कि ब्याज सहित रकम का मतलब होता है ब्याज और उसके साथ कोई रकम, तो ब्याज के साथ कौन सी रकम होगी, लाभ की रकम होगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। और ये इन्फॉर्मेशन अब हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसकी और मैं कैलसी रख देता हूँ जिससे आपका इस पर ध्यान ना जाए। ठीक है, तो आपको भी एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन आप किसी काम की नहीं, सिर्फ ये ब्याज निकालने के काम की थी। ठीक है, मैं क्यों इधर कैलसी रखा हूँ, नहीं तो आप क्या करोगे पता है, ये पूंजी भी टोटल में ले लोगे। आप बड़े ही होशियार हो, मुझे पता है, आप ये टोटल में भी पूंजी ले लोगे। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूंजी को ढक दे रहा हूँ, क्योंकि जब बात हो रही है ब्याज सहित तो उसमें ब्याज आएगा और उसके साथ लाभ की रकम आएगी, उसमें पूंजी जुड़ेगी नहीं। ठीक है, तो आपकी होशियारी पे मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने कैलसी ढक दी है। ठीक है, कि आप उसको टोटल में ना लाओ। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे हमारा 6750 आ गया, ये 20250 लिखा हुआ है, आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप ध्यान दीजिए, और ये 13500 लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, तो 9% हर एक पूंजी का ब्याज निकाला, उससे मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन दी है सी की, कि जो सी बंदा है हमारा, उसको ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा, 73,500। तो ये रही ब्याज सहित वाली लाइन, इसमें सी के कोष्टक में लिखो 73,500। हमारे पास ये आ चुका है, 73,500 सवाल में दिया है। तो बच्चा बता देगा कि डिफरेंस की अमाउंट कितनी आएगी। और आपके पास तो कैलसी है, ब्रह्मास्त्र, तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। तो आप क्या करोगे, 73,500 में से 13,500 घटा दोगे, तो 73,500 माइनस 13,500, तो डिफरेंस की अमाउंट आई 60,000। ये आपका क्या बन गया, तो भाइयों लाभ बन गया आपका। ठीक है, अब लाभ इसका 60,000 है, तो इसका भी 60 होगा, इसका भी 60 होगा। ऐसा जरूरी नहीं है भाई, लाभ जो है वो हमेशा लाभ हानि के प्रमाण में बढ़ता है। अब क्वेश्चन आप देखो तो क्वेश्चन में लाभ आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए आपने लाभ को अपने मनमोजी हिस्से जिसमें हम बांटते हैं समान प्रमाण में आपने बांट दिया। तो आपने इसको बांटा, इसका 60, तो ये भाई का भी 60, ले भाई तू भी 60 ले। क्यों, क्योंकि इसमें लाभ हानि का प्रमाण है ही नहीं, तो हमने डिसाइड कर लिया 1 1 1। ठीक है, अब इसी सवाल में आप जब उदाहरण करोगे तो यहाँ पे आपको लाभ हानि का प्रमाण दिया होगा, और आपको उस रेशियो में फिर उसको डिवाइड करना है, तो आप इसका ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस उदाहरण को सॉल्व करके, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 11 होगा, उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में भेजना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन की आप फोटो भी भेज सकते हो। तो ये आपका होमवर्क दो, आज मैंने सवाल दिए हैं। ठीक है, कुछ काम आपका भी बनता है, सारी चीज़ें मैं ही अब बताऊंगा, तो फिर आप क्या करोगे। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नया वीडियो पाता रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन ऑन करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर हमसे मिलेंगे, जो है आपका चौथा चैप्टर, सारी पुनर्गठन। पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर होगा उसको हम एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अच्छी ढंग से, बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप उसके साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऐसा ही अच्छा वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे आपको नया वीडियो मिलता रहना सके। और आपके कुछ भाई हों, ठीक है, जो 11th के लिए उनको कुछ वीडियो चाहिए जिससे कुछ सीख सकें, तो बहुत ही जल्द 11 का वीडियो भी आने वाला है। तो उसके लिए आप उनको भी इस चैनल की लिंक भेज सकते हो, जिससे वो सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियो को देख सके और अपनी समझ 11th में बढ़ा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।